नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आगे होने वाला है आपका टीएसटी, पीएचडी, पीआरटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इन्हीं के अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये हरियाणा जीके जो इससे हमने शुरू में क्वेश्चन लिए हैं। तो जिसमें क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष का अपवातंत्र किस पर निर्भर करता है? क्षेत्र की स्थलाकृति, चट्टानों की संरचना, बहते जल की मात्रा या इन सभी पर। तो किसी क्षेत्र विशेष का जो अपवाह तंत्र है वो किस पर निर्भर करता है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा टी वाला। तो जैसे वो क्षेत्र जो उसकी स्थलाकृति कैसी है, चट्टानों की संरचना कैसी है और बहते जल की मात्रा कम है, पानी ज़्यादा है, तो इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपवाह तंत्र जो इसके बारे में पता होना चाहिए, ये अपवाह तंत्र है क्या। तो इसका जो अर्थ लिया गया है नदियों के प्रवाह से, जो नदियाँ जो बहती है। तो नदियों का प्रवाह विभिन्न रूप में होता है जिसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली प्रधान नदी और उसकी सहायक धाराओं के द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को कहा गया है। और यह एक प्रकार का जाल तंत्र या फिर नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल का एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती है, मतलब एक ही साइड में बहती है। और नदियाँ जिस क्षेत्र से होकर प्रभावित होंगी वह उसका अपवाह क्षेत्र या फिर बेसिन कहलाएगा। और किसी क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र चट्टानों की जो संरचना है, प्रकृति की स्थलाकृति, ढाल, बहुत ज़्यादा जल की मात्रा, इन सभी पर निर्भर करता है। और हरियाणा राज्य एक जो है ये विशाल मैदानी क्षेत्र है जो गंगा और सिंधु नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है। और हरियाणा राज्य के जो विशाल मैदान है जिसमें यमुना, घग्गर, मारकंडा आदि नदियों से ये सिंचित होता है। तो ये इन सभी के कारण जो है यहाँ पर ये माना गया है। इसके बाद है राज्य का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के मध्य में स्थित है? गंगा यमुना, गंगा सिंधु, गंगा सरस्वती या यमुना सिंधु के। तो विशाल मैदानी क्षेत्र किन नदी तंत्रों के मध्य में स्थित है और किसमें? गंगा और सिंधु में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, राज्य की जो अधिकतर नदियां हैं ये किस भाग में प्रवाहित होती हैं? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो किस भाग में प्रवाहित होती है? और इनमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो दक्षिणी भाग जो है इसमें ये प्रवाहित होती है। और कुछ नदियाँ राज्य की सीमाओं के साथ भी प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5 में? और यहाँ पर जो इसमें बांटा गया है जो ऑप्शन ए में है, तो 2 भाग जो इसमें बांटा गया है। 2 भाग कौन से हो गए? एक हो गया उत्तरी अपवाह तंत्र और दूसरा हो गया दक्षिणी। इसके बाद राज्य का जो उत्तरी अपवाह तंत्र है इसकी अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक की, अरावली की, दोनों या किसी से भी नहीं? तो अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की बात हुई थी तो उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण की बात होती तो फिर उसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ होती। तो उत्तरी अपवाह तंत्र की बात है तो शिवालिक की पहाड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ की चोटी पर है? सिंधु, सतलुज, सरस्वती या फिर यमुना का? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सा है? ये यमुना है। तो हरियाणा की क्या महत्वपूर्ण नदी है? उद्गम जैसका उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होता है जिसकी ऊंचाई जो है 6316 मीटर है। इसके बाद है, राज्य में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? अंबाला, करनाल, यमुनानगर या सोनीपत से? और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला। यमुना से ही यमुनानगर नाम पड़ा था, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो यमुना नदी जो है ये राज्य की सीमा में यमुनानगर के ताजावाला के उत्तर में
क्लेशर नामक स्थान से प्रवेश करती है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी जो है कि सदा नीरा नदी है, हमेशा बहने वाली। इसके बाद हरियाणा में सदा बहने वाली कौन सी है इनमें से? सरस्वती, मार्कंडा साहिबी या यमुना नदी? तो सदा बहने वाली नदी कौन सी है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है तो ये यमुना है। और यमुना की जो सहायक नदियों की अगर हम बात करें, टोंस, गिरी और आसन है। और राज्य में सोम्ब, पथराला और बूढ़ी गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी राज्य का जो यमुनानगर है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन जिलों से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। और दिल्ली से निकलकर यह पुनः हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में प्रवेश करती है। इसके बाद है कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? सोम्ब, बूढ़ी गंगा, पथराला या ये सभी? मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है तो इसमें सारी की सारी आ जाएंगी, सोम्ब, बूढ़ी गंगा और पथराला। इसके बाद यमुना नदी हरियाणा के इनमें से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? अम्बाला, करनाल, यमुनानगर या पानीपत को? तो यमुना नदी एक के जिले की सीमा से लगती हुई नहीं बहती है, उसकी सीमा को नहीं छूती है। तो ये कौन सी है? ये अम्बाला है, क्योंकि ये तीनों एक साइड में हैं और ये अम्बाला अलग साइड में है। नेक्स्ट आ जाता है यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? पानीपत, यमुनानगर, रोहतक या सोनीपत की? अब इनमें अगर हम देखें तो ये तीनों एक साइड में है, मतलब एक दिशा में है। और रोहतक जाइए अलग में है, इनसे अलग है, तो यही अलग हो जाएगा। इसके बाद है यमुना नदी हरियाणा राज्य से निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, इटावा? यमुना नदी हरियाणा राज्य से निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? और जो ऑप्शन सी में है तो ये अलीगढ़ है। इसके बाद है सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर में? तो किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? और ये बहती है पूर्वी में। इसके बाद आ जाता है कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या फिर साहिबी? तो ये कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके बीच में सीमा बनाती हुई जाती है, मतलब इन दोनों के बीच में से निकलती है? तो यहाँ पर जो नदी की बात करें तो ये यमुना ही है। तो और कितनी सीमा बनाती है ये? 320 किलोमीटर की, 320 किलोमीटर की। इसके बाद आ जाता है यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य में कितनी सीमा बनाती है? 180 किलोमीटर की, 320, 60 या 440? तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा अभी, तो ये 320 किलोमीटर है। इसके बाद आ जाता है हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यमुना, सरस्वती, घग्गर या द्रिशद्वती पर? हथनीकुंड बैराज का निर्माण, और इसका जो संबंध है ये यमुना से है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती, यमुना, गंगा या फिर कावेरी? वैदिक सभ्यता, और इसका जो संबंध है ये सरस्वती नदी से है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का जो उल्लेख है ये कौन से ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख। और इनका जो उल्लेख की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है इसे अति बलशाली, वेगवती, पर्वतों के शिखरों को तिनकों के समान ले जाने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है। और जो महर्षि वेदव्यास है इन्होंने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। और ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और यमुनानगर जिले के आदिबद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। और इस समय एक ये बरसाती नदी है। इसके बाद है आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, मार्कंडा, सरस्वती या फिर गंगा से? आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? तो इसका जो संबंध है ये सरस्वती नदी से है। इसके बाद है सरस्वती की जो सहायक नदी नहीं में पूछा गया है, टांगरी, मार्कंडा, वैदेही या ये सब? तो नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन बी में है वैदेही, तो यही नहीं है। टांगरी
और मारकंडा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भैणी के निकट इस नदी में छुटांग नदी भी मिल जाती है। तो सरस्वती नदी में पेहुआ नामक स्थान पर मारकंडा नदी मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है और आगे चलकर यह सिरसा के पास भटनेर नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सरस्वती नदी पेहुआ नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है? घग्गर, सतलुज, मारकंडा या यमुना से? पेहुआ नामक स्थान पर कौन सी नदी से ये मिलती है? और ये है मारकंडा। इसके बाद है सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़ के खेड़ा पादरी स्थान, भटनेर, बेगी व्यास या आदर्श वाकनी? और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके से क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डिवाइड। तो इसकी जो पास्ट जो है भूतकाल की क्रिया वो बतानी है, तो कौन सी बनेगी? और इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, तो यही जो इसकी बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है फॉर द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो इसमें एक सही स्पेलिंग है तो कौन से वाले वर्ड की है? इनका मतलब होता है कायरतापूर्ण से। अब स्पेलिंग है एक में, तो वो बतानी है कौन सी है सही वाली। सही की बात करें तो जो ऑप्शन सी में आई है PUSILLANIMOUS, तो यही जो सही स्पेलिंग है, मतलब है कायरतापूर्ण से। लैकिंग कवरेज, रेजुलेशन, कवार्डली, फेथ हार्टेड, टिमिड, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट नेशन ऑफ सी सेड, यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिसेज। तो क्या है यहाँ पर? ये नरेशन है, तो इसमें कौन से वाला सही आंसर हो सकता है? सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस। तो उसने कहा कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? इसमें प्रोमिस है। आप प्रोमिस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला आएगा। तो प्रोमिस की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो जो ऑप्शन बी में आया है, शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस। उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने वादा नहीं तोड़ना चाहिए। शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस। तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो समानार्थक है, सिनोनिमस। इसका अर्थ आपने बताना है, बोनाफाइड का मतलब क्या है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर ऑनरेबल, जेन्युइन और वेल मेड या इनमें कौन सा है? तो इसके अर्थ की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है, जेन्युइन कह देते हैं जिसे। तो यही जो माना गया है। और वास्तविक मतलब इसको कह देते हैं, ओरिजिनल जो होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है यहाँ पर विपरीतार्थक, विलोम, उल्टा जो होता है। एक्सट्रीम प्रोवाइड हैज़ रिड्यूस दैम टू स्टेट ऑफ एपैथी। तो ये जो है इसका मतलब आपने यहाँ पर बताना है। अत्यधिक दुर्ग्रह, तो विलोम में देखें तो इसका विपरीतार्थक कौन से वाला है? और इसका जो देखें तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी में जो दिया गया है, तो यही जाके इसका हो जाएगा। और उत्साह इसको कहा जाता है। इसके बाद है कि वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर वन वर्ड, वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो इसका अर्थ जो यहाँ पर बताना है, इसका मतलब क्या है?
जो अपना धर्म त्याग देता है। वन हु डेसर्ट्स हिज रिलीजन, अपना जो धर्म है वो त्याग देता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? भगोड़ा, कट्टरपंथी और धर्म त्यागी, या फिर जो है ये दल बदलू, जो अपना जो धर्म छोड़ देता है, त्याग देता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा धर्म त्यागी, एपोस्टेट उसको कहा जाएगा। इसके बाद है व्हाट डज द आइटम स्मेल ए रैट। तो ये मुहावरे लोकोक्ति होते हैं जैसे हिंदी में, तो ये भी वैसे ही है, स्मेल ए रैट, चूहे की गंध का मतलब क्या है? रीजन टू सस्पेक्ट बोस्टफुली, अनफेयरली या डिस्कवरेज, मतलब संदेह करने का कारण बताना है अपने यहाँ पर। चूहे की गंध का मतलब क्या है? तो ये रीजन है, सेखी मारना है, बगाड़ना कह देते हैं जिसको, अनुचित बात करना या फिर हत उत्साहित करना। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, टू हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट, संदेह करने का कारण होना, तो उसे कह देते हैं स्मेल ए रैट, संदेह करने का कारण। इसके बाद व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन। तो ये काउंट अपॉन जो है इसका मतलब क्या है? गिनती करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जैसे। तो इसका अर्थ यहाँ पर टू बी ग्रेटफुल, रिलैक्स, क्लीन ए थिंग या डिपेंड अपॉन, किससे है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, टू डिपेंड अपॉन से, निर्भर होना, तो ये इसको कहा जाता है। टू काउंट अपॉन का मतलब क्या है यहाँ पर? टू डिपेंड अपॉन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन द फ्लोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। तो ये जो है इसका बताना है यहाँ पर। ये एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या कोई सभी नहीं है। तो ये अंडरलाइन जो है ये क्या है यहाँ पर? और इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको माना गया है, डू दे नो। क्या वे जानते हैं कि सड़क कहाँ है? तो यहाँ पर यह संज्ञा अधीनस्थ जो वाक्य है माना गया है। इसके बाद आ जाता है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर एक सही है, ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, या कोई सा भी नहीं। तो इसमें देख सकते हैं कौन से वाला सही होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पर देखें तो इसमें एक सच्चाई बताई गई है कि पृथ्वी गोल होती है, न कि थी, तो न होगी, न हो रही है, बल्कि है। तो यही जो इसका बन जाएगा, क्योंकि सच्चाई वाला जो ये वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ कह देते हैं जिसको। इसके बाद है पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। तो इसमें एक्टिव वॉइस बताने हैं ये, तो कौन से वाला इसका यहाँ पर बनेगा? तो इसमें जो शुरू होगा ऑप्शन बी वाला, तो दे जो है दे से शुरू हो जाएगा ये, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका बनेगा ये, कि वे जो है क्लोन मतलब जोकर जो उस पर हंस रहे थे। इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन है यहाँ पर सी अपीयर इनोसेंट द क्राइम ऑफ विद इन या एट। तो किसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा? और यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आएगा ऑफ वाला, सी अपीयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम। तो वे जो क्राइम जो था उसमें निर्दोष प्रतीत साबित हुई, कह सकते हैं आप। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर भी जो है प्रेपोजिशन ही बतानी है। इफ़ यू आर एवर्स, यदि आप विमुख हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? Recognized by name, you should not hesitate to admit it. For, to, with या about। तो कौन से वाला इसमें आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी,
टू जो है, टू का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। इफ़ यू वर ए एवर्स टू रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। तो मेरे नाम की सिफारिश करते हुए आपको इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बाद है 10 पाउंड्स मनी फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? आर ए लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज ए लॉट ऑफ, या कोई सा भी नहीं। 10 पाउंड्स मनी। अब 10 पाउंड्स मनी जो है इसमें, इसके लिए कौन सा प्रयोग होगा? इसके लिए होगा ऑप्शन सी वाला, 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी। तो इसी का जो है यहाँ पर प्रयोग होगा। 10 जो पाउंड हैं ये बहुत सारे पैसे होते हैं। 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी। ये जो सिंगल यूनिट है ये, तो इसलिए जो यहाँ पर इज ए का प्रयोग होगा। इसके बाद है वन ऑफ माई फ्रेंड्स ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हैज़, हैव, डू हैव कौन से का प्रयोग होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे एक मित्र के पास डाक टिकटों का जो है एक बहुत बढ़िया संग्रह है या बहुत ज़्यादा संग्रह है। तो इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला बनेगा, मेरे मित्रों में से एक के पास। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। मेरे जो और जितने भी मित्र हैं उनमें से एक के पास हैं बहुत सारी मात्रा में स्टैम्प। तो ये हमारे यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता जो है उसके पास कुछ सेब हैं, उसने 40% सेब बेच दिए, उसके पास 420 सेब बचे। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? इनमें अगर हम देखें तो प्रारंभ में सेबों की संख्या 420 और गुणा में 40% बच गए, मतलब कितने? 60। तो ये हो जाएगा 100/60। तो कितना निकल के आएगा? 700, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है क्रिकेट के खेल में प्रथम 10 ओवर में रनों की दर केवल 3.2 थी, बाकी 40 ओवर में 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए रनों की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रथम 10 ओवर जिसमें रनों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 10 गुणा 3.2 की, मतलब 32 की एवरेज। फिर 50 ओवरों में रनों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 282। और 40 ओवर जो है इसमें 40 ओवरों में रनों की कुल संख्या कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी 282 और माइनस में 32, तो कितने आ जाएगी? 250। तो रनों की जो अभीष्ट दर है, दर क्या होगी? दर हो जाएगी 250 और बटे में 40, तो जो निकल के आएगी 6.25 की, ऑप्शन ए वाली। नेक्स्ट आ जाता है रुपये 450 की एक रकम पर 4.5% पर साधारण ब्याज की दर से ₹81 अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर ये 450 रुपये जो है इसकी एक रकम पर 3.5 साल, 4.5, 5 या 4 वर्ष कितनी होगी? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला है, 4 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है, समय जो है, समय का जो सूत्र है वो लग जाएगा। तो समय क्या होता है इसका? ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 81 और गुणा में 100 बटे में 450 और गुणा में 4.5, 4.5, तो जो निकल के आएगा 4 साल।
इसके बाद 10 व्यक्ति भोजन के लिए होटल में गए। उनमें से 9 व्यक्तियों ने रुपये 15-15 खर्च करे। 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल जो राशि है ये कितनी है। तो राशि की बात करें तो इनमें से कितनी होगी, तो यहाँ पर जो है ये बनेगी 160 रुपये। इसके बाद है एक आयताकार उद्यान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि साइकिल चला रहे एक व्यक्ति जिसकी गति है 12 किलोमीटर घंटे की, उद्यान की सीमा का 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो उद्यान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या बनेगा। तो कितना बनेगा ये, यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा 153,600 वाला। नेक्स्ट आ जाता है 1056 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे इसका योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1056 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि इसका योग 53 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1056 जो है इसको 23 से भाग कर देंगे। तो भाग करने पर जो है इसमें आ जाएगा 45 जो है इस पर जाएगा ये। और जोड़े जाने वाली जो 20 संख्या है तो कितनी आएगी, और इसका जो शेषफल जो है शेषफल आएगा 21। तो जोड़े जाने वाली जो 20वीं संख्या है ये हो जाएगी 23 माइनस में 21, कितनी 2, जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, और इसमें जो है पाई आर का स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, तो कितना हो जाएगा ये 3.14 गुणा में 7 गुणा में 7, जो आपका निकल के आएगा 153.86 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है राम ने एक बैंक से 600 का एक चेक लगवाया। बैंक ने उसे रुपये 10 और 5 के कुल 72 नोट दिए। बैंक द्वारा उसे 10 के कुल कितने नोट दिए गए। तो 10 रुपये के नोट बताने हैं कितने थे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला, 48 नोट थे। नेक्स्ट है एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया और सही उत्तर से उसका 49 ज़्यादा हो गया। अब सही उत्तर कौन सा था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये 63 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो कौन सी आएगी, इसमें ऑप्शन सी वाली आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निश्चित कूट भाषा में जो यहाँ पर वर्ड आया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए पहले तो हमें इनके बारे में ही पता होना चाहिए। जैसे आर है, आर और एस, MNOPQRS ऐसे ही आ गया है। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट में अगर QR देखें ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो इसी आधार पर जब हम ACID इसको देखेंगे तो कौन सा बनेगा इसका, B3J4 ये वाला। इसके बाद आ जाता है नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है और गलत संख्या जो आपने बतानी है। अब इसमें भी गलत संख्या देखें तो कौन सी है। यहाँ पर अगर हम देखें 10 और 4 14 होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं।
28 और 4 32 होते हैं, 32 दूनी 64 होते हैं, 64 और 4 68 होते हैं, 68 और दूनी यहाँ पर लगाना था, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, क्योंकि जमा गुणा ये वाली चल रही है, तो 136 जो यहाँ पर होना चाहिए था, इसी कारण से ये गलत है। इसके बाद है सही विकल्प का चयन कीजिए, जो दी गई श्रृंखला के पैटर्न को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा यहाँ पर। तो इसमें देखें तो यहाँ पर भी कौन सा क्रम चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें जी से जे, GHIJ GHI जे, और इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगर देखें तो H से L, तो ये वाला कुछ क्रम इसमें चला हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी वाला, FL यहाँ पर आएगा। इसके बाद है यदि गुणा से जो अभिप्राय जमा से भाग, माइनस से गुणा और भाग से माइनस है, तो ये वाली जो संख्या इसके स्थान पर ये वाले चिन्ह आपने रखने हैं। बोर्ड मास वाला नियम यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस। तो सब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन बनेगा पी वाला। नेक्स्ट आ जाता है आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, धनश्री सीमा से छोटी लेकिन राजश्री से बड़ी है, यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा बताना इसमें कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं आनंद शशांक से बड़ा है, तो यहाँ पर इसमें जो है अगर देखें तो सबसे ऊपर आनंद, उसके बाद आनंद, क्योंकि आनंद जो है ये शशांक से तो बड़ा है, लेकिन जो रोहन है इससे छोटा है। अगर यहाँ पर धनश्री देखें, जो धनश्री है ये सीमा से छोटी है, सीमा से छोटी है, लेकिन जो राजश्री है इससे बड़ी है। तो इनमें सबसे यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, अगर राजश्री जो है ये जो शशांक है इससे क्या है अगर बड़ी है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब वैसे देखें तो इनका अगर इनके हिसाब से अगर इसके क्रम को देखें तो यहाँ पर रोहन बनता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये स्त्री पुरुष में से नहीं पूछा गया कि स्त्री में कौन बड़ा है और जो पुरुष है इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला हो सकता है। नेक्स्ट है महेश 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह मुड़कर अपने दाहिनी तरफ 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, वह अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जैसे यहाँ पर था महेश, अब ये 30 मीटर पूर्व की ओर चला, पूर्व कौन साइड में, इस साइड में है, यहाँ पर चला 30 मीटर, फिर वह मुड़कर अपने दाहिनी तरफ, अब जब ये यहाँ पर होगा तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो दाहिनी तरफ मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, फिर वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ेगा, अब उसका राइट हैंड इसी साइड में है, अब भी वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलेगा, यहाँ तक चल दिया। अब अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से चला था और यहाँ तक, ये वाली बतानी है, ये 20 थी तो ये भी 20 होगी, कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। तो दिशा की बात करें तो ये यहाँ से चलना शुरू करा था पूर्व साइड में, तो ये उत्तर होती है, ये दक्षिण, ये वाली पूर्व है और इस साइड में ये पश्चिम है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी साइड है, तो ये दक्षिण साइड थी, यहाँ पर ये उत्तर, ये दक्षिण, और कितनी होगी, ये 20 है, तो 20 मीटर कौन सी साइड में है, दक्षिण में है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, आर की बाईं ओर क्यू है, पी के दाईं ओर है, जो एन के दाईं ओर
ओ खड़ा है और वह पी के बाईं ओर है। इसी प्रकार आर के दाईं ओर एस खड़ा है और वह टी के बाईं ओर है। तो ज्ञात कीजिए कि मध्य में कौन है। तो बीच में बताना है कौन है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति देख लेने 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो यहाँ पर खड़े हैं इस तरीके से है। सबसे N, क्योंकि N O P Q R S और T, तो इस प्रकार से खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर था कि मार्च पोस्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, आर के बाईं ओर क्यू खड़ा है। अब इसमें आप देख सकते हैं आर के बाईं ओर, ये है बाईं साइड, क्योंकि ये दायां बायां, तो आर की बाईं ये बनेगी, तो आर के बाईं साइड में क्यू है जो पी के दाईं ओर है। आप पी के दाईं ओर भी देख सकते हैं। एन के दाईं ओर ओ है, एन के दाईं ओर ओ खड़ा है और वह पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर है। इसी प्रकार से आर की दाईं ओर एस है और टी के बाईं ओर एस होगा। तो बीच में देख सकते हैं कौन है। अब 3 इस साइड में है, 3 इस साइड में है। अब बीच में कौन है यहाँ पर, तो बीच में जो है यहाँ पर क्यू है, तो यही है बीच में। इसके बाद आ जाता है यह श्रृंखला पूरी करनी है। इसमें देख सकते हैं कौन सा क्रम चला हुआ है। डबल ए के बाद सी है, डबल बी के बाद ए है, डबल सी बी डबल ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल ए के बाद सी है और यहाँ पर डबल ए से पहले बी है, यहाँ डबल बी है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है, ऑप्शन ए वाला, डबल ए डबल सी डबल बी ए और इसके बाद डबल ए डबल सी डबल बी डबल ए डबल सी डबल बी। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को बताइए। इसका जैसे ही 91 बनता है तो इसका फिर ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो है इनको जोड़ लेना है। जैसे अल्फ़ाबेट में ए पहले ऊपर आता है, सी तीसरे पर आता है, तो इनको जोड़ लेना है, तो 91 बनेगा। ए ई जे ओ टी वाई, 1 5 10 15 20 और 25। ये क्रम याद रख लेना है, इससे जल्दी जल्दी जो इनके बारे में पता लग जाएगा। 91 आएगा तो इसका फिर कौन सा आएगा, इसका 95 आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से जो विषम है वो आपने बताना है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन को छोड़कर अन्य सभी खेल गेंद या फिर बल्ला, स्टिक या रॉकेट की सहायता से खेल जाते हैं, जबकि बैडमिंटन शटल और रॉकेट की सहायता से खेला जाता है। तो इसी कारण से लगा है। और यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।